हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन मैथ्स.ed पर। आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने 16.1 प्रायिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज के इस वीडियो में हम 16.2 के क्वेश्चंस करेंगे और 16.2 के क्वेश्चंस करने से पहले प्रायिकता से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली जो है जो आपको 16.2 के प्रश्नों को सोल्व करने में सहायता करेगी, उनको हम देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। इस वीडियो में आप इसे स्किप ना करें और जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये शब्दावली इसकी, ये आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने इस शब्दावलियों को या इन शब्दों को अच्छे से समझ लिया, इन डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लिया, तो 16.2 या किसी भी प्रायिकता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। और इनफैक्ट 16.2 का प्रत्येक क्वेश्चन इन्हीं डेफिनेशंस से जुड़ा हुआ है। तो 16.2 के क्वेश्चंस करने से पहले भी हमें ये पढ़ना अनिवार्य है। तो देखिएगा, प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। तो कल की क्लास में हमने प्रतिदर्श समष्टि पढ़ा था। तो प्रतिदर्श समष्टि से आप परिचित हैं कि कोई भी अभिप्रयोग या कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक अभिप्रयोग जो हम करते हैं, उस अभिप्रयोग से जो कुल संभावित परिणाम निकलते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकलते हैं, वो प्रतिदर्श समष्टि कहलाते थे। तो देखिए, आज का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट डेफिनेशन है, घटना क्या होती है, इवेंट क्या होता है। तो देखिए, प्रतिदर्श समष्टि S का कोई उपसमुच्चय घटना कहलाती है। तो प्रतिदर्श समष्टि हमने कल पढ़ा था, कुल संभावित परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा और प्रतिदर्श समष्टि S का कोई सबसेट या उपसमुच्चय घटना कहलाएगी। और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? इसे हम E से व्यक्त करते हैं। इसे हम E से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, यदि S बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्रतिदर्श समष्टि है जो पासे की एक उछाल से प्राप्त होती है। पासे की एक उछाल से प्राप्त कुल संभावित परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी। अब इस प्रतिदर्श समष्टि से हम एक घटना लेते हैं। तो घटना क्या होगी? मान लिया E बराबर पासे पर सम अंक का आना। तो पासे पर सम अंक आप जानते हैं, पासे पर 2, 4 या 6 ये 3 ही अंक हैं जो सम अंक हैं। तो इनका एक सेट बनेगा, इनका एक समुच्चय बनेगा, वो घटना कहलाएगी। तो आप देखिए, जो E है वो S का एक उपसमुच्चय है, मतलब E S में से ही बना है। तो यहाँ पे E जो है वो S का सबसेट है, E S का सबसेट है। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी घटना E अपने प्रतिदर्श समष्टि S का उपसमुच्चय होती है। अब देखिए नेक्स्ट है, घटनाओं के प्रकार कि ये घटनाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक करके हम सभी घटनाओं के प्रकारों को उदाहरण सहित एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट है, असंभव घटना क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है, असंभव घटना मतलब ऐसी घटना जो घटित हो ही नहीं सकती, जिसके घटने की संभावना नगण्य हो, जीरो हो, वो असंभव घटना कहलाएगी। मतलब रिक्त समुच्चय फाई, मतलब यहाँ पे जो इवेंट होगी, घटना होगी, उसका जो समुच्चय बनेगा वो रिक्त समुच्चय बनेगा, उसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, पासे पर 6 से बड़ा अंक आना। तो आप देखकर कह सकते हैं इसको कि पासे पर 6 से बड़ा अंक कभी हो ही नहीं सकता है। पासे पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक होते हैं, 6 से बड़ा कोई भी अंक पासे पर आना संभव नहीं है, इसीलिए ये असंभव घटना का उदाहरण हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, सिक्के की उछाल में सम अंक प्राप्त करना। सिक्के की उछाल में सम अंक प्राप्त करना, तो सिक्के में हम जानते हैं हेड या टेल आ सकता है। सिक्के की उछाल में कभी भी अंक तो आ ही नहीं सकता, और अंक नहीं आ सकता तो सम अंक कहाँ से आएगा, इसलिए ये भी असंभव घटना हुई। तो ये भी इम्पॉसिबल इवेंट का ही एक एग्जाम्पल हुआ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, नंबर 2 है निश्चित घटना। असंभव घटना की जस्ट अपोजिट विलोम होती है निश्चित घटना। असंभव जो कभी संभव नहीं हो सकती, और निश्चित मतलब श्योर इवेंट जो 100% ट्रू होता है, उसके लिए ये काम आएगी निश्चित घटना। अब देखिए, निश्चित घटना क्या होती है? पूर्ण प्रतिदर्श समष्टि, मतलब जो प्रतिदर्श समष्टि का समुच्चय S है वो घटना के रूप में स्वयं आ जाए, तो हम उसे कहेंगे कि ये निश्चित घटना है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि हमने एक पासे को उछाला, तो पासे को उछालने पर हमें प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होगी 1 2 3 4 5 6। अब मैं कोई घटना ले रहा हूँ E1, पासे पर 7 से छोटा अंक प्राप्त करना। अब आप जानते हैं पासे पर सभी अंक 7 से छोटे होते हैं, तो E1 का जब हम सेट बनाएंगे तो E1 का सेट फॉर्म यही तो बनेगा, 7 से छोटा अंक 1 2 3 4 5 6। और हम जानते हैं कि ये जो सेट है ये खुद S के बराबर हो गया, और जब खुद S के बराबर सेट हो गया है, प्रतिदर्श समष्टि स्वयं आ गया है, तो वहीं तो निश्चित घटना कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 2 है, सिक्के के एक उछाल में हेड या टेल का आना। तो सिक्के को उछालने पर दो ही तो ऑप्शन होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और यदि दोनों ही ऑप्शन हमने ले लिए हैं इवेंट में H, T, तो सिक्के की एक उछाल की जो प्रतिदर्श समष्टि होती है वो भी H, T होती है। इसलिए यदि प्रतिदर्श समष्टि घटना के रूप में स्वयं आ जाए तो वह घटना निश्चित घटना कहलाती है, श्योर इवेंट कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, नंबर 3 है सरल घटना, सिंपल इवेंट। ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरल घटना क्या होती है? किसी भी घटना E में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो तो वह घटना E को सरल घटना कहते हैं। तो घटना E को सरल घटना कहते हैं। मान लो कोई इवेंट है आपके पास, कोई घटना दी गई है आपके पास, और उस घटना में जो प्रतिदर्श समष्टि का समुच्चय है पूरा, उसका केवल एक ही अवयव आता है, तो ही वह घटना सरल घटना कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल, एक सिक्के की दो उछाल ली हमने, तो एक सिक्के की दो उछाल से जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, एक सिक्के की दो उछालों वाले परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि S बराबर यही होता है। प्रतिदर्श समष्टि हमने कल पढ़ा है खूब अच्छे से। तो HH, HT, TH और TT, ये प्रतिदर्श समष्टि एक सिक्के की दो उछालों वाला हो गया। तब इसकी जो सरल घटनाएं बनेंगी वो 4 सरल घटनाएं बनेंगी। एक HH हो सकती है, एक HT हो सकती है, एक TH हो सकती है और एक TT होती है। मतलब कोई भी घटना जिसमें प्रतिदर्श समष्टि का केवल और केवल एक अवयव आता हो तो वह घटना सरल घटना कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम पासे को लेकर भी दे सकते हैं। देखिएगा, पासे की एक उछाल का प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1 से लेकर के 6 तक के सभी अवयव। तो इसकी सरल घटना अगर हम बनाते हैं तो इसमें 6 सरल घटनाएं बनेंगी टोटल, जिनमें प्रतिदर्श समष्टि का एक एक अवयव हम ले लेंगे। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो कुल मिलाकर किसी भी प्रतिदर्श समष्टि का यदि केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु अर्थात एक ही अवयव आता है तो वह घटना सरल घटना कहलाती है। ओके स्टूडेंट, इसकी जस्ट अपोजिट है मिश्र घटना, कंपाउंड इवेंट। यदि किसी घटना में एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु हो, हमने देखा सरल घटना में केवल एक प्रतिदर्श बिंदु था, जबकि इस घटना में एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं तो वह घटना मिश्र घटना कहलाती है। इसका उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ हमने, एक सिक्के की 3 उछालों का प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि की क्लास हमने कर ली है, लास्ट क्लास जो 16.1 के क्वेश्चंस किए हैं उसमें सभी क्वेश्चन प्रतिदर्श समष्टि से ही संबंधित थे। तो 16.1 आप जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, 3 उछालों का प्रतिदर्श समष्टि जब हम निकालेंगे तो वो HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH और TTT, ये प्रतिदर्श समष्टि बनेगा। अब यहाँ से मैंने एक घटना ली, न्यूनतम एक चित्त प्रकट होना। न्यूनतम एक चित्त प्रकट होना मतलब कम से कम एक चित्त, एक हेड तो आना ही चाहिए। एक से अधिक आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो न्यूनतम का लिखा हुआ है, तो न्यूनतम का मतलब ये हुआ कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से अधिक हो सकता है। तो देखिए, मैंने वो सारी घटनाएं यहाँ पे उतार दी जिनमें कम से कम एक हेड आता है। यहाँ भी कम से कम एक हेड आ रहा है, इस घटना में भी कम से कम एक हेड है, इस घटना में भी कम से कम एक हेड है, इस घटना में भी कम से कम एक हेड तो है ना, 2 हैं, वो अधिक हो सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए एक से। इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो ये घटना जो बनी है इसमें कुल 7 अवयव हो गए हैं। तो ये घटना हमने प्रतिदर्श समष्टि से आप इसकी तुलना करेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि में जो कुल बिंदु थे उनमें से लगभग सारे बिंदु आ गए हैं केवल टेल 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 को छोड़ करके, मतलब 7 बिंदु यहाँ पे आ गए हैं केवल एक बिंदु को छोड़ के। और हमने मिश्र घटना की परिभाषा यहीं पढ़ी है कि यदि प्रतिदर्श समष्टि के एक से अधिक बिंदु हमें घटना में मिल जाते हैं तो वह घटना मिश्र घटना कहलाती है। एग्जाम्पल 2 लिया हमने, देखिए, कोई E2 इवेंट है, अधिकतम एक चित्त प्रकट होना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड ही आए। तो देखिए यहाँ पे तीनों टेल हैं, अधिकतम एक चित्त प्रकट होना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए, मतलब एक से कम आ सकता है, 0 हेड आ सकता है,
लेकिन एक से अधिक अर्थात 2 हेड या 3 हेड इस बार नहीं होंगे। देखिए 0 हेड, 1 हेड, 1 हेड, 1 हेड, तो 4 इवेंट टोटल बनी हैं। तो E2 में 4 प्रतिदर्श बिंदु आ गए हैं जो एक से अधिक ही हैं ये प्रतिदर्श बिंदु भी, तो इसलिए E2 भी मिश्र घटना का एक उदाहरण है। तो उक्त दोनों मिश्र घटनाएं हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये घटनाओं के कुछ प्रकार देखे हमने। आगे देखिए, नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का बीजगणित। घटनाओं का बीजगणित, तो ये सेट थ्योरी से रिलेट करता हुआ मिलेगा आपको। समुच्चय सिद्धांत जो था उससे रिलेट करता हुआ है, उससे संबंधित सारा अलजेब्रा है इसका। देखिए फर्स्ट है पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। किसी घटना ए के सापेक्ष एक अन्य घटना ए डैश, नोटिफाई दिस, ए डैश मतलब जो पूरक घटना है उसको हम ए डैश से व्यक्त करेंगे। एक ही पूरक घटना को हम ए डैश से व्यक्त करेंगे जिसको हम घटना ए नहीं अर्थात ए का नहीं होना, ये एक ही पूरक घटना कहलाती है। तो समझिएगा, पूरक घटना का मतलब मान लो एक कोई घटना है आपके पास, तो उस घटना का नहीं होना वो पूरक कहलाएगा। मतलब उसको हम व्यक्त किससे कर रहे हैं, ए डैश से व्यक्त करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये कोई प्रतिदर्श समष्टि है S बराबर 1 से लेकर 6 तक। आप जानते हैं ये पासे की एक उछाल से प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि है। तब मैंने कोई इवेंट ले लिया 1,4,6, तो ई इवेंट जो है इसका पूरक घटना जो आएगी, इस घटना की जो पूरक घटना आएगी उसको हम ई डैश से व्यक्त करेंगे। और ई डैश में कौन से अवयव आएंगे, जो ई में नहीं है अर्थात S माइनस ई, S में से ई को घटा देंगे। तो ई डैश मतलब जो ई का पूरक होगा उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ई में नहीं है अर्थात S माइनस ई। तो प्रतिदर्श समष्टि में से ई के इवेंट हटा दीजिए, तो 1, 4, 6 हटाने पर हमें मिलता है 2, 3, 5, ये ई डैश हो जाएगा अर्थात ई का नहीं होना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए नंबर 2, घटना ए या बी अर्थात इवेंट ए और बी। खूब अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, सेट थ्योरी में ए यूनियन बी से इसको व्यक्त करते हैं। घटना ए या बी, जहाँ या मिल जाए उसको ए यूनियन बी से, और जहाँ एंड मिल जाए या और मिल जाए उसको हम ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त करते हैं। तो घटना ए या बी का मतलब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि वो सारे एलिमेंट जो ए के भी हैं, ए में है या फिर बी में है, वो सारे एलिमेंट जो ए में है या बी में है या दोनों में है, वो सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है घटना ए और बी, इवेंट ए एंड बी। तो वो सारे एलिमेंट जो ए में और बी में दोनों में एक साथ आते हैं, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ हैं, दोनों में कॉमन है, वही इंटरसेक्शन में आएंगे। तो घटना ए या बी को हम ए यूनियन बी भी लिखते हैं, घटना ए और बी को हम ए इंटरसेक्शन बी भी लिखते हैं। आगे मैं आपको एग्जाम्पल से विस्तार से समझाऊंगा इन चीज़ों को। तो नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 4 है घटना ए किंतु बी नहीं, मतलब ए तो हो लेकिन बी ना हो। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ए में से बी को हटा दीजिए। घटना ए तो हो लेकिन बी ना हो, मतलब ए में से बी को हटा दीजिए, या फिर इसको आप ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिख सकते हो। बी का डैश मतलब घटना बी का नहीं होना, इसको हम हिंदी में लिखेंगे ए किंतु बी नहीं। अब देखिए जो हमने पीछे पढ़े हैं ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए किंतु बी नहीं, इन सभी को मैं आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए एस हमने कोई प्रतिदर्श समष्टि ली जो पासे की एक उछाल से प्राप्त है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए मैंने कोई घटना ली है जिसमें 3 अवयव हैं, 3 प्रतिदर्श बिंदु हैं, 2, 3, 5। बी मैंने कोई घटना ली जिसमें 3 प्रतिदर्श बिंदु हैं, 1, 3, 5। अब देखिए इसका फर्स्ट है ए या बी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, घटना ए या बी अर्थात ए यूनियन बी। तो मैंने कहा था आपको वे सभी अवयव जो या तो ए में हैं या बी में हैं या इन दोनों में हैं, वो सारे अवयव ए यूनियन बी में आ जाएंगे। जैसे 3 यहाँ दोनों में था ए और बी में, 1 बी का हो गया, 2 ए का हो गया और 5 भी दोनों में था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसी प्रकार इसी एग्जाम्पल के थ्रू हमने ए इंटरसेक्शन बी को भी किया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वे सभी अवयव जो ए और बी दोनों में हों, दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हों। तो यहाँ पर 3, 5 2 अवयव ऐसे हैं जो ए और बी दोनों में थी, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें 3,5 मिलेगा। नेक्स्ट है ए किंतु बी नहीं, जो हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था, ए किंतु बी नहीं मतलब ए माइनस बी, ए में से बी को हटा दीजिए। तो ए में 2, 3, 5 है, बी में 1, 3, 5 है, तो 3, 5 दोनों में कॉमन थे, तो मतलब बी के जो अवयव हैं वो ए में से हटा दीजिए। 1 तो बी में था ही नहीं, केवल 3, 5 बी में था, तो ए में से हमने 3, 5 हटा दिया, तो केवल कितना बच जाएगा
2 बच जाएगा। तो a इंटू बी नहीं मतलब a माइनस बी, a में से b को हटाने के बाद हमें कौन मिला 2, तो ये इसका हो गया। नेक्स्ट है घटना a नहीं मतलब a का पूरक, जो हमने पढ़ा था a का कॉम्प्लीमेंट। तो घटना a नहीं मतलब a का डैश। तो a में जो है, a में जो एलिमेंट है उनको आप s में से हटा दीजिए, ये पढ़ा था हमने। a का पूरक मतलब s माइनस है, तो s में से 2 3 5 को हटा दीजिए। 2 3 5 को हटाने पर मिलेगा हमें 1 4 6। तो देखिए a डैश बराबर 1 4 6 s माइनस a। इसी प्रकार घटना b नहीं अर्थात b का पूरक, तो b डैश से व्यक्त करेंगे हम इसे, और घटना जो b है उसको s में से इस बार हटा दीजिए। तो 1 3 5 को अगेन 1 3 5 को अगर हम हटाते हैं तो 2 4 6 हमें मिलता है। तो b डैश इज इक्वल 2 4 6, जिसे हम s माइनस b लिख सकते हैं। तो ये अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स था। अब नेक्स्ट देखिए 2 घटनाएं और बची हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती हैं? तो घटना A व B परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं यदि इनमें से किसी एक का घटित होना दूसरी के घटित होने को अपवर्जित करता है। अपवर्जित मतलब मना करना, फॉरबिड, मतलब यदि घटना A घटित हो चुकी है तो घटना B नहीं होगी। घटना A और B आपस में संबंधित नहीं होंगी, रिलेट नहीं करेंगी। समझिएगा दोबारा से, घटना A व B परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं यदि इनमें से किसी एक का घटित होना, यदि घटना A घटित हो चुकी है तो दूसरी घटना जो B है वो उसको अपवर्जित करेगा, मतलब दोनों संबंधित नहीं होंगी, अर्थात वे एक साथ घटित नहीं हो सकती है। A और B दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं, अर्थात यहाँ पे A और B दोनों कैसी होंगी? असंयुक्त होंगे। A और B दोनों डिसजॉइंट होंगे, अर्थात A और B का इंटरसेक्शन फाई होगा। जब असंयुक्त होंगे मतलब कोई भी कॉमन नहीं होगा, और A और B में अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो फाई मिलेगा A इंटरसेक्शन B में। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि हमने कोई प्रतिदर्श समष्टि लिया S बराबर पासे की एक उछाल से प्राप्त प्रतिदर्श बिंदु 1 से लेकर के 6 तक। अब मैंने 3 घटनाएं ली हैं यहाँ पे। एक कोई घटना ली जिसमें 1 3 और 5 अर्थात पासे पर विषम अंक का आना, हम इसे A को बोल सकते हैं पासे पर विषम अंक का आना। इसी प्रकार हम B को बोल सकते हैं पासे पर सम अंक का आना, तो ये 2 4 6 हो गया। और C पर 1 3 6, 1 3 6 मतलब ना तो विषम ना सम कह सकते हैं, तो 1 3 6 मतलब 3 अवयव यहाँ पे C घटना में भी हैं। देखिएगा अब इसको, यहाँ पे A और B जो हैं वो परस्पर असंयुक्त हैं। आप ध्यान से देखेंगे A और B में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। यह हम डेफिनेशन के माध्यम से समझे तो आप ये देखिए A और B दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं क्या? मतलब ऐसा संभव है क्या कि पासे पर विषम अंक भी आ जाए और सम अंक भी आ जाए एक ही साथ? ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि पासे को उछाला हमने और एक ही साथ सम और विषम पर दोनों अंक आ जाएं। तो A और B दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, क्योंकि घटना A का घटित होना घटना B को अपवर्जित करता है, अर्थात A और B दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती, इसीलिए A और B परस्पर अपवर्जी हैं। यह हम कहें कि A और B दोनों असंयुक्त हैं, क्योंकि A और B का जो इंटरसेक्शन है वो फाई होगा। 1 3 5 2 4 6 कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो देखिए कि हमने ये लिखा हुआ है, यहाँ घटना A व B असंयुक्त हैं, अतः ये परस्पर अपवर्जी हैं। जब A व C में, अब A और C की बात करें अपन, तो A और C में देखिए आप स्पष्टता देख पा रहे हैं। अगर मैं कहूँ घटना A है विषम अंक का आना और घटना C है 1 3 6 का आना, तो जाहिर सी बात है दोनों में 3 जो है वो एक साथ आ सकता है। संभावित है कि विषम अंक 3 है और यहाँ भी 3 आ रहा है, तो 3 जो है वो एक साथ आ जाए, तो दोनों घटनाएं एक साथ हो सकती हैं, इसलिए ये अपवर्जी नहीं होंगी। यह हम कहें कि A और C जो है इनमें एक अवयव 3 जो है वो उभयनिष्ठ है, इसलिए A और C का जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं होगा, और फाई नहीं होगा तो ये असंयुक्त नहीं होंगे, और असंयुक्त नहीं होंगे तो ये अपवर्जी भी नहीं होंगे। इसी प्रकार B और C आप देख रहे हैं, तो B और C में आपको 6 जो है वो कॉमन मिल जाएगा, तो 6 कॉमन होने की वजह से B और C भी परस्पर अपवर्जी नहीं होंगे। देखिए हमने लिखा हुआ है यहाँ घटना A व B असंयुक्त है, अतः ये परस्पर अपवर्जी हैं। जब A व C में हम देखेंगे, A व C में देखिए 6 बिलोंग, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिखा हुआ है, 6 A का एलिमेंट तो है ही नहीं, तो 6 नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 3।
3 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू सी। 3 जो है वो ए का भी अवयव है और 3 जो है वो सी का भी अवयव है, तो ये दोनों असंयुक्त नहीं हुए इसका मतलब, अतः ए और सी परस्पर अपवर्जी नहीं है। इसी प्रकार बी में 6 है तो 6 बी का अवयव भी है एंड 6 जो है वो सी का अवयव भी है, तो बी और सी भी असंयुक्त नहीं हुए, तो बी और सी भी अपवर्जी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट, निःशेष घटनाएं। तो निःशेष घटनाएं क्या होती हैं? देखिए, घटनाएं E1 E2 डॉट 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 En, मतलब E1 से लेकर En तक की घटनाएं निःशेष घटनाएं कहलाती हैं यदि इन सभी घटनाओं का यूनियन जो है वो प्रतिदर्श समष्टि बन जाए, S बन जाए, S मतलब प्रतिदर्श समष्टि बन जाए। देखिए एग्जाम्पल, यदि हमने कोई प्रतिदर्श समष्टि लिया है S बराबर 1 2 3 4 5 6, अब मैंने 3 घटनाएं ले ली हैं। ए कोई घटना है जिसमें 1 और 3 आता है, बी कोई घटना है जिसमें 4 और 6 आता है, सी कोई घटना है जिसमें 2 3 4 या 5 आ सकता है। इस स्थिति में यहाँ हम तीनों का यूनियन करें, ए बी और सी का मैंने यूनियन किया तो 1 3 4 6 2 3 4 5 का यूनियन 1 2 3 4 5 6, अर्थात ये पूरा का पूरा S के बराबर आ गया है, प्रतिदर्श समष्टि के बराबर आ गया। और हमने यहीं तो देखा है कि कोई भी घटनाएं हैं E1 E2 से En तक ये निःशेष घटनाएं कहलाएंगी यदि इन सभी घटनाओं का यूनियन करने पर प्रतिदर्श समष्टि S बन जाए। अतः यहाँ पे घटना A B C निःशेष घटनाएं होंगी या निःशेष घटनाएं कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली थी। अब इस शब्दावली के थ्रू हम 16.2 के क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए 16.2 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिएगा, चैप्टर 16.2 है, प्रश्नावली 16.2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है और घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाती है, तो क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी हैं? देखिएगा, अब चूँकि एक पासा फेंका है तो इसका मतलब प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा इसने कहा कि घटना E में 4 आएगा और घटना F में सम संख्या आती है, अर्थात 2 4 या 6 आता है। तो इसने पूछा है क्या E और F परस्पर अपवर्जी हैं? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जिनके लिए E और F जो हैं वो दोनों असंयुक्त हो जाए, अर्थात E और F में कोई भी अवयव कॉमन ना आए। मतलब हमें ए इंटरसेक्शन एफ चेक कर लेना है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एफ आप देखेंगे तो 4 और एफ का मान है 2 4 6। इन दोनों में इंटरसेक्शन देखिए, इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन देखिए, तो हमें दिख रहा है कॉमन कितना आया, 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन एफ जो है वो 5 नहीं आया। इंटरसेक्शन 5 नहीं आया अर्थात इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं होंगी, अपवर्जी नहीं है, अपवर्जी नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने कॉपी कर लिया है। एक पासा फेंका जाता है तब निम्न घटनाओं का वर्णन कीजिए। एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि आप जानते हैं S बराबर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रतिदर्श समष्टि S बराबर हो जाएगी 1 2 3 4 5। चूँकि प्रतिदर्श समष्टि हमसे नहीं पूछी है, इसने केवल घटना पूछी है। तो देखिए, घटना A संख्या 7 से कम हो, तो 7 से कम संख्या कौन कौन सी है वो लिख दीजिए यहाँ पे। 1 है, 2 भी 7 से कम है, 3 भी 7 से कम है, 4 भी 7 से कम है, 5 भी 7 से कम है और 6 भी 7 से कम है। मतलब कुल मिलाकर ये सभी घटनाएं जो हैं वो 7 से कम है। इसका मतलब ए जो है वो एस के बराबर आ गई, और ए एस के बराबर आ गई तो हमने ये पढ़ा था। तो बताइए स्टूडेंट्स की जो ए है वो कौन सी घटना है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि जो घटना ए है वो घटनाओं के प्रकार जो हमने पढ़े थे, सरल घटना, मिश्र घटना, असंभव घटना, निश्चित घटना, तो इन प्रकारों में से ये कौन सी घटना है, कौन सी टाइप की घटना है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, बी है संख्या 7 से बड़ी हो। तो संख्या 7 से बड़ी हो, तो 7 से बड़ी यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रतिदर्श समष्टि में कोई भी संख्या 7 से बड़ी नहीं है, अर्थात ये 5 आएगी। तो इस घटना का भी आपको प्रकार बताना है कि जो बी है वो किस टाइप की घटना है। नेक्स्ट है सी, संख्या 3 का गुणज हो। अब 3 का गुणज देखिए, 3 का गुणज मतलब जो 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 के पहाड़े में यहाँ पे हम 6 छोड़ दिया हमने, यहाँ पे 6 हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि में। तो 3 के पहाड़े में मतलब 3 का गुणज, तो 3 और 6, केवल ये 2 ही एलिमेंट या 2 ही प्रतिदर्श बिंदु आएंगे
जो 3 के गुणज हैं पासे को फेंकने पर। नेक्स्ट है संख्या 4 से कम। तो 4 से कम कौन कौन संख्या है पासे में? 1 है, 2 है और 3 है। 4 खुद नहीं आएगा क्योंकि 4 से कम पूछी है इसने। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए ई बराबर 4 से बड़ी सम संख्या। तो 4 से बड़ी सम संख्या केवल और केवल एक ही है और वो है 6। प्रतिदर्श समष्टि में आपको देखना है 4 से बड़ी केवल एक ही संख्या है, वो है 6। और लास्ट है एफ 3 से कम नहीं। तो 3 से कम नहीं, तो 3 जो है वो खुद 3 से कम नहीं है। 3 से बड़ा लिख दीजिए 4, 5 और 6। तो 3, 4, 5, 6 इन चारों में से कोई भी संख्या 3 से कम नहीं है। हमें यहाँ पे 3 से कम नहीं लिखना, तो 3 भी शामिल होगा। आप है वो क्वेश्चन करके देख लीजिए खुद से कि 3 शामिल होगा या नहीं। तो 3 देखिए 3 से कम है क्या? 3 से कम तो नहीं है ना, इसीलिए 3 जो है वो शामिल होगा इसमें। तो 3, 4, 5, 6। ओके स्टूडेंट। अब ये जो हमने घटनाएं निकाली हैं ABCDEF, इन घटनाओं का अलजेब्रा अर्थात जो घटनाओं का बीजगणित हमने पढ़ा था वो भी हमें यहाँ पे याद करना है। देखिए फर्स्ट है A यूनियन B। तो घटना A और घटना B का यूनियन निकालना है। तो देखिए घटना A जो हमने लिखी है ऊपर वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका यूनियन करना है घटना B के साथ। और B घटना क्या है? B घटना है मतलब 5। 5 को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये जो 5 लिखा हुआ है इसका मतलब कोई अवयव नहीं है इसके अंदर। अब इन दोनों
क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं तो वर्णन कीजिए 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं। तो 5वें के 5 पार्ट हैं, तो हमें करना क्या है इसमें, 3 सिक्के की एक उछाल, ये हमारा प्रतिदर्श समष्टि है। तो इस प्रतिदर्श समष्टि में से हमें उदाहरण देकर ये बताना है कि ये सभी संतुष्ट होते हैं, मतलब वे एग्जाम्पल या वे घटनाएं हमें प्रतिदर्श समष्टि में से लेनी है जो इनको संतुष्ट करती हों। तो देखिएगा इसका जो फर्स्ट है, 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं। तो ये क्वेश्चन हमने कॉपी कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि बना दिया। 3 सिक्कों की एक उछाल में प्रतिदर्श समष्टि 2 की घात 3 8 अवयव आएंगे। तो S इज इक्वल हेड 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 हो सकता है, एच एच टी हो सकता है, एच टी एच। अब मैंने यहाँ पे टी को अरेंज किया है, टी यहाँ पे मैंने लास्ट में लिया, फिर टी को मिडिल में लिया, बीच में लिया, फिर टी को मैंने शुरू में लिया। उसके बाद मैंने 2 टी ले लिए। अब 2 टी ले लिए तो मैंने एच को अरेंज करूँगा, एच अभी प्रारंभ में है, फिर बीच में आया और फिर लास्ट में चला गया। तो और लास्ट में टेल 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 की कंडीशन आ गई। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसका फर्स्ट है 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी होती हैं। तो हमें 2 घटनाएं यहाँ से उठानी हैं जो परस्पर अपवर्जी हों, और अपवर्जी के लिए कंडीशन हमने पढ़ी है कि 2 घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं यदि उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाए, मतलब उन दोनों में कोई भी प्रतिदर्श बिंदु उभयनिष्ठ ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, माना ए बराबर 3 चित्त प्राप्त करना। तो घटना ए को हमने माना है 3 चित्त प्राप्त करना। इसमें एक शब्द जोड़ देना है यहाँ पे, तथ्यतः 3 चित्त प्राप्त करना। इस शब्द का अर्थ होता है केवल और केवल 3 चित्त प्राप्त करने वाली ही कंडीशन हमें यहाँ पे लेनी है। तो मैंने घटना ए मानी है, तथ्यतः 3 चित्त प्राप्त करना, अर्थात अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, मतलब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ये इज इक्वल हो जाएगी, 3 चित्त की कंडीशन केवल एक ही है, हेड हेड हेड। ये हो जाएगी हमारी घटना ए जो 3 चित्त प्राप्त करने की हो गई। इसी प्रकार हम घटना बी मान लेंगे, घटना बी बराबर तथ्यतः 3 पट प्राप्त करना, 3 पट प्राप्त करना। और 3 पट प्राप्त करना मतलब केवल और केवल 3 पट। तो केवल और केवल 3 पट आने का मतलब है टेल टेल टेल, वह घटना जिसमें केवल और केवल सिक्कों की तीनों उछाल पर, सिक्कों की एक बार उछालने पर तीनों सिक्कों में टेल 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 आता हो। अब देखिए यहाँ पे हमने ए और बी जो उदाहरण माने हैं, जो घटनाएं मानी हैं, उन दोनों का इंटरसेक्शन देखो। यहाँ ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, फाई है। दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी प्रतिदर्श बिंदु या कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अतः इनका इंटरसेक्शन फाई होगा, और इनका इंटरसेक्शन फाई है, इसीलिए घटना और घटना ए व बी कैसी हो जाएंगी स्टूडेंट्स, ये परस्पर अपवर्जी हो जाएंगी। घटना ए व बी परस्पर अपवर्जी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए इसी का जो दूसरा है, 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी भी हैं और निस्सेष भी हैं। अपवर्जी और निस्सेष दोनों वर्ड आ गए हैं। तो अपवर्जी का मतलब तो ऐसी घटनाएं जिनका इंटरसेक्शन फाई हो, जिनमें कोई उभयनिष्ठ ना आता हो, और निस्सेष का मतलब 3 घटनाओं की बात कर रहे हैं तो तीनों घटनाओं का जो यूनियन होगा वो वापस से प्रतिदर्श समष्टि एस बनना चाहिए, तो वो निस्सेष होंगी। तो हमें 3 घटनाएं ऐसी लेनी है प्रतिदर्श समष्टि एस में से, सिक्कों की उछाल के लिए हमें 3 ऐसी घटनाएं लेनी हैं जो परस्पर अपवर्जी भी हो, अर्थात तीनों का इंटरसेक्शन करने पर हमें फाई प्राप्त हो, और साथ में निस्सेष हो, अर्थात तीनों का यूनियन करने पर हमें एस प्राप्त हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ऐसे घटनाएं हम क्या क्या ले सकते हैं सिक्के की उछाल में, 3 सिक्कों की एक उछाल में। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे घटना ए बराबर हम मान लेते हैं, घटना ए को मैं नाम देता हूँ कम से कम एक चित्त लेने पर, कम से कम एक चित्त लेने पर। तो देखिए कम से कम एक चित्त लेना, कम से कम एक चित्त लेने का मतलब क्या हुआ, तो कम से कम एक चित्त लेने पर स्टूडेंट अगर हम कम से कम एक चित्त लेंगे तो घटनाएं हमारी 2 ही बनेंगी। यहाँ हमें 3 घटनाएं बनानी है, तो आप एक काम कीजिए, इस एक की बजाय यहाँ पे 2 कर लीजिए। कम से कम 2 चित्त लेने पर, तो 2 चित्त वाली जो घटनाएं हैं वो आ जाएंगी यहाँ पे, साथ में 2 से अधिक चित्त अगर हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ अपने पास ए बनेगा
कम से कम 2 चित्त। तो एस में ऐसी कौन कौन सी इवेंट हैं, कौन कौन सी प्रतिदर्श बिंदु हैं जहाँ पे कम से कम 2 चित्त आते हों। तो देखिए हेड हेड हेड, यहाँ कम से कम 2 चित्त आ रहे हैं, 3 तो आ ही सकते हैं, 2 से अधिक तो आ ही सकते हैं। इसके अलावा कम से कम 2 चित्त वाली घटनाएं हो सकती हैं। एच एच टी, कम से कम 2 चित्त आ चुके हैं। एच टी एच, यहाँ भी कम से कम 2 चित्त आ रहे हैं। और एक हो सकती है टी एच एच। इसके अलावा ऐसी कोई घटना और नहीं है सेट एस में जिसमें कम से कम 2 चित्त आते हो। देखिए 1 2 3 4। इसके अलावा यहाँ कम से कम 2 चित्त नहीं है, केवल 1 चित्त है। यहाँ भी 1 चित्त है, यहाँ भी 1 है और यहाँ एक भी चित्त नहीं है। तो 4 बिंदु हमें यहाँ पे प्रतिदर्श बिंदु मिलेंगे। तो ये सेट हमारा ए बन गया है। नेक्स्ट देखिए, हम दूसरी घटना लेते हैं बी और उसको हम बोलेंगे तथ्यतः 2 पट प्राप्त करना। और तथ्यतः लगाया, इसका मतलब केवल और केवल 2 पट जिसमें आ रहे हैं वो हम यहाँ पे उतार देंगे। तो B इज इक्वल 2 पट वाली घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। टी टी एच 2 पट है, टी एच टी इसमें भी 2 पट हैं और एच टी टी इसमें भी 2 पट हैं। इसके अलावा प्रतिदर्श समष्टि S में ऐसा कोई प्रतिदर्श बिंदु नहीं है जिसमें 2 पट आते हों। तो ये हमारे पास जो हमने घटना बी मानी है उसमें 3 प्रतिदर्श बिंदु आ गए हैं, ए में 4 प्रतिदर्श बिंदु आ गए हैं। नेक्स्ट हम सी घटना मान लेते हैं। तथ्यतः अर्थात केवल और केवल 3 पट प्राप्त करना। तथ्यतः 3 पट प्राप्त करना। और जैसे हम 3 पट की बात करेंगे तो केवल हमारे पास एक ही इवेंट ऐसी है जिसमें 3 पट आते हैं, टेल टेल टेल। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये तीनों घटनाएं हमने मानी हैं। हमने ये तीनों घटनाएं इस प्रकार से मानी हैं कि ये तीनों घटनाएं परस्पर अपवर्ज्य भी हैं और निश्शेष भी हैं। आप भले देख सकते हैं यहाँ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल, देखिए A में एलिमेंट हैं H H H H H T H T H और T H H। इंटरसेक्शन B में एलिमेंट है T T H T H T H T T। इंटरसेक्शन और C मतलब लास्ट, इसमें एलिमेंट है T T T। और जब हम तीनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो आपको स्पष्टतः दिख रहा होगा कि इसमें कोई भी प्रतिदर्श बिंदु या कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। इसके सभी अवयव अलग हैं, इसके सभी अवयव अलग हैं और ये टी 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 अपने आप में अलग है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल 5। साथ ही इन तीनों का जब यूनियन कर देंगे A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल, देखिए दिस एंड दिस, इनका जब यूनियन कर रहे हैं तो ये यूनियन में क्या होता है, जैसे A B C का यूनियन किया, इसका मतलब A के सभी अवयव, B के सभी अवयव, C के सभी अवयव। तो A के सभी अवयव, B के सभी अवयव और C के सभी अवयव जब ये हम उतार देंगे यहाँ पे एक साथ, तो ये बनेगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड और टेल टेल टेल। मतलब ये जो हमारे पास सेट बना है, ये जो समुच्चय बना है, या अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये S के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि का जो सेट था S वो आ गया और इनका इंटरसेक्शन करने पर एक रिक्त समुच्चय फाई आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज घटना A B व C कैसी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी एवं अपवर्जी के साथ साथ निश्शेष घटनाएं भी हैं। परस्पर अपवर्जी एवं निश्शेष घटनाएं हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए इसी का 5th का 3rd, 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो यहाँ पे हमें 2 घटनाएं A और B इस प्रकार से लेनी है कि उनका इंटरसेक्शन फाई ना आए, मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन में आ जाए। तब यहाँ पे घटना A को मान लेते हैं। घटना A इज इक्वल कम से कम या न्यूनतम कह सकते हैं, यहाँ पे कम से कम 2 हेड या हेड को हम हिंदी में बोलेंगे तो चित्त
कम से कम 2 चित्त प्राप्त करना। अब देखिए 2 चित्त वाली घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। ए इज इक्वल, इसने कहा कम से कम 2 चित्त, तो कम से कम 2 चित्त मतलब हेड हेड हेड, इसमें कम से कम 2 चित्त आ गए। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। इसके अलावा कोई घटना ऐसी नहीं है जहाँ कम से कम 2 चित्त आते हों। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट घटना बी है, उसको हम मान लेते हैं तथ्यतः 3 चित्त प्राप्त करना। 3 चित्त प्राप्त करना, और 3 चित्त प्राप्त करने का मतलब हुआ बी का मान आ गया हेड हेड हेड। और आप आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब हम चूँकि ए और बी का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास हेड 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 आ जाएगा। मतलब ये हेड 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 यहाँ भी है, ए में भी और बी में भी है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 के बराबर नहीं आएगी। इट इम्प्लाइज ए व बी अपवर्जी नहीं है, अपवर्जी नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ का फोर्थ, तो 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी तो हैं परंतु निश्शेष नहीं है। अपवर्जी हैं किंतु निश्शेष नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी ऐसी घटनाएं मानेंगे जिनका इंटरसेक्शन तो 5 है लेकिन जिनका यूनियन करने पर सेट एस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि नहीं बनता है। तो वे घटनाएं निश्शेष नहीं होंगी लेकिन अपवर्जी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए इज इक्वल, अगर हम डायरेक्टली लिख दें तो 3 चित्त प्राप्त करना मतलब हेड हेड हेड। तो एक घटना हो गई 3 चित्त प्राप्त करना, हेड हेड हेड। और घटना बी हम मान लेते हैं यहाँ पे 3 पट प्राप्त करना, टेल टेल टेल। और आप यहाँ पे आसानी से देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो तो 5 है, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एंड ए और बी का जब आप यूनियन करेंगे तो वो आ जाएगा हेड 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 टेल टेल टेल। और ये जो यूनियन हुआ है इसका, इसमें केवल 2 अवयव आए हैं अर्थात ये बराबर नहीं हुआ प्रतिदर्श समष्टि एस के। इसका मतलब ए व बी कैसी घटनाएं स्टूडेंट्स, अपवर्जी तो हैं, अपवर्जी हैं परंतु निश्शेष नहीं है, परंतु निश्शेष घटनाएं नहीं हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए इसका, तो 5वें का 5वां है 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी तो हैं किंतु निश्शेष नहीं हैं। तो अपवर्जी होंगी लेकिन निश्शेष नहीं होंगी अर्थात तीनों घटनाओं का इंटरसेक्शन 5 के बराबर होगा लेकिन उनका यूनियन एस के बराबर नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पे घटना जो ए है उसको मान लेते हैं तथ्यतः 3 चित्त आना, तथ्यतः 3 चित्त आना। इसका मतलब यहाँ पे घटना ए बराबर हो जाएगी हेड हेड हेड, केवल 3 चित्त आने वाली घटना हो गई। इसी प्रकार हम बी को मान लेते हैं तथ्यतः 3 पट आना, और 3 पट का आना, इसका मतलब जो बी घटना है वो हो जाएगी टेल टेल टेल। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ए और बी 2 घटनाएं जो हमने पीछे मानी थी वही मान ली हैं। ए मतलब 3 हेड का आना, बी मतलब 3 टेल का आना। सी जो घटना है वो मैं इस प्रकार से मानूंगा सोच करके कि सी घटना में जो प्रतिदर्श बिंदु आएंगे अर्थात घटना सी में जो अवयव आएंगे वो ये दोनों नहीं हो, साथ ही इन दोनों के साथ उसका यूनियन करने पर एस भी ना बने। तो मैं मान लेता हूँ तथ्यतः 1 चित्त प्राप्त करना, तथ्यतः 1 चित्त प्राप्त करना। इसका मतलब क्या हुआ, केवल और केवल वो अवयव इस घटना के अंदर आएंगे जहाँ 1 चित्त ही आता है, जैसे हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। ये 3 घटनाएं ऐसी हैं यहाँ पर जिनमें केवल और केवल 1 चित्त प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ हम देखेंगे ए बी और सी का इंटरसेक्शन 5 है या नहीं है। ए बी और सी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन 5 है, एंड ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, देखिए ए बी सी का यूनियन करेंगे तो ए के सभी अवयव मतलब एच एच एच, बी के सभी अवयव मतलब टी टी टी, सी के सभी अवयव एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच आ जाएंगे इसके अंदर। और आप देख पा रहे हैं
ए यूनियन बी यूनियन सी में केवल 5 अवयव हैं, जबकि एस में 8 अवयव थे। इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो एस के बराबर नहीं होगा। और जब इन तीनों घटनाओं का यूनियन प्रतिदर्श समष्टि के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये घटनाएं निशेष घटनाएं नहीं होंगी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई होने के कारण ये अपवर्जी हैं लेकिन निशेष नहीं हैं। अतः ए बी व सी अपवर्जी हैं किंतु निशेष नहीं है, निशेष नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 पासे फेंके जाते हैं, घटनाएं ए बी और सी निम्नलिखित प्रकार से हैं। घटना ए दे रखी है हमें, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। इसके बाद नेक्स्ट घटना बी दी हुई है, पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। और घटना सी है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लेस देन इक्वल 5 होना। पहले हमें ए बी सी ज्ञात करना है। ए बी सी निकालने के बाद हमें निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन करना है। ए डैश निकालना है, बी नहीं का मतलब बी डैश निकालना है, ए या बी का मतलब ए यूनियन बी निकालना है, ए और बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए किंतु सी नहीं मतलब ए इंटरसेक्शन सी डैश या ए माइनस सी निकालना है, बी या सी बी और सी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये सब हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा, तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कॉपी कर लिया है। देखिए, 2 पासे फेंके जाते हैं, तो 2 पासे फेंकेंगे तब एस मतलब प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगा वो आप अच्छे से जानते हैं। 1,1 से स्टार्ट होकर 6,6 पर जाकर ख़त्म होगा। तो कुल 6 पेयर बनेंगे, 6 पंक्ति और 6 कॉलम के। तो हमारे पास कुल 36 अवयव यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद हमें ए बी से निकालना था। ए दिया हुआ था, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। पहले पासे पर सम मतलब 2, 4 या 6, ये पहले पासे पर आएगा। और दूसरे पासे पर 1 से लेकर 6 तक के कोई भी अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब पहले पासे पर अगर हम 2 को फिक्स कर दें तो 2 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दूसरे पासा जो है उस पर अंक आते जाएंगे। इसी प्रकार हम पहले पासे को जब 4 पे फिक्स कर देंगे तो दूसरे पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसी प्रकार तीसरा समांक जब हम पहले पासे पर 6 अंक फिक्स कर देंगे तो आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है बी, पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। इसका मतलब इस बार हमें क्या करना है, पहले पासे पर 1, 3 और 5 को फिक्स कर देना है और दूसरे पासे पर 1 से लेकर के 6 तक अंक रोटेट करेंगे। तो देखिए, पहले पासे पर मैंने 1 फिक्स किया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चला, 3 फिक्स किया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दूसरे पासे पर चला, फिर मैंने 5 फिक्स किया और फिर दूसरे पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक गया। तो ये हमारा सेट बी बना। सेट सी, घटना सी दे रखी है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लेस देन इक्वल 5 हो। लेस देन इक्वल 5 का मतलब 5 या 5 से छोटा, अर्थात योग 5 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। तो लेस देन तो है ही, 5 से छोटा तो होगा ही, साथ में 5 के बराबर भी हो सकता है। तो देखिए, 1,1 हो सकता है क्योंकि 1 और 1 का योग 2 होगा जो 5 से छोटा होता है। 1 + 2 3, 5 से छोटा होता है। 1 + 3 4, 5 से छोटा होता है। 1 + 4 5 जो 5 के बराबर होता है। इससे आगे हम नहीं लेंगे, 1 + 5 करते 6 हो जाएगा जो 5 से बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार 2 1 हो सकता है, 2 2 2 3, 2 3 होते ही 5 हो गया, इससे आगे हम नहीं लेंगे। फिर 3 पे आ जाइए, 3 1 और 3 2 हो सकता है, 3 2 से आगे 3 3 लेंगे तो 6 हो जाएगा जो 5 से बड़ा हो जाएगा। और एक 4 1 हो सकता है क्योंकि 4 और 1 को जोड़ने पर 5 ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी घटना ए बी सी जो इसने दी हुई थी सेट बिल्डअप फॉर्म में, हम कह रहे समुच्चय निर्माण रूप में दे रखी थी, उसको हमने रोस्टर रूप में लिख लिया है। अब आगे देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है यहाँ से। सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे ए डैश। ए डैश का मान क्या होगा, तो इसका जो फर्स्ट है वो हमें ए डैश ज्ञात करना है। ए डैश आप जानते हैं ए का पूरक हुआ, मतलब जो अवयव ए में हैं वो ए डैश में नहीं होंगे। तो ए का पूरक अर्थात एस जो प्रतिदर्श समष्टि है आपकी, उसमें से आप ए को हटा दीजिए तो जो बचेगा वो ए डैश होगा। तो देखिए यहाँ पे ए आपको दिख रहा होगा सेट, इस ए सेट में 18 अवयव आपके पास हैं। इन 18 अवयवों को हटा दीजिए, जो बचेंगे वो
ए डैश में आ जाएंगे। तो एस माइनस ए, इसको मैं पूरा बता देता हूँ खोलकर रोस्टर रूप में। उसके बाद हम चूंकि सेट बिल्डअप फॉर्म दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप है, इसका आंसर भी हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। देखिए लेकिन इसको मैं हम पूरा कर लेते हैं। तो एस माइनस ए, एस माइनस ए का मतलब यहाँ 2 से शुरू हुए हैं तो वो अवयव यहाँ ना आके 1 से शुरू होने वाले आ जाएंगे, अर्थात 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। इसके बाद यहाँ 4 से शुरू हुए हैं, 2 वाले अवयव यहाँ पे नहीं आएंगे, 4 और 2 के बीच में 3 वाले अवयव गायब हैं, तो 3 वाले अवयव उतार दीजिए। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। इसी प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं ए में 4 वाले अवयव हैं यहाँ पे, तो 4 वाले अवयव यहाँ पे नहीं आएंगे। और तो शुरू में 6 वाले अवयव हैं, तो शुरू में 5 वाले अवयव यहाँ पे नहीं है, तो उन्हें हम यहाँ पे उतार देंगे। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और लास्ट एंड फाइनल 5,6। ओके स्टूडेंट्स, ये ए डैश हमारा तैयार हो गया है, अर्थात ए में जो अवयव नहीं थे वो अवयव यहाँ पे ए डैश में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बी नहीं। बी नहीं का मतलब बी डैश, बी नहीं का मतलब क्या हुआ बी डैश, और बी डैश निकालने का मतलब एस माइनस ए, अर्थात एस में से इस बार हम ए के अवयव घटा देंगे, सॉरी बी के अवयव घटा देंगे, एस में से हम बी के अवयव घटा देंगे, अर्थात प्रतिदर्श समष्टि के वे सभी अवयव जो बी में नहीं हैं वो कहाँ आएंगे, बी डैश में आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको हमें पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा इसे सेट बिल्डअप फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो अब देखिए बी क्या है, तो बी हमें दिख रहा है बी पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। इसका मतलब पहले पासे पर विषम संख्या जो प्राप्त होती है वो अवयव बी डैश में नहीं आएंगे। तो बी डैश में कौन से अवयव आ जाएंगे स्टूडेंट, बी डैश में वो अवयव आ जाएंगे जहां पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होती है, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, ये सभी अवयव बी डैश में आ जाएंगे, अर्थात बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब आप देख रहे हो कि पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना ये हमारा सेट ए है, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। तो यहाँ पे कोइंसिडेंस से या इत्तेफाक से हम कहें तो यहाँ हमें बी डैश बराबर मिल जाएगा ए, तो जो बी डैश है वो इस बार ए के बराबर आया है। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार अगर आप ऊपर भी देखोगे तो ए में क्या था, ए में था पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, और जब इसका हमने पूरक निकाला तो देखिए इसके सारे के सारे अवयव बी के अवयव से मैच कर रहे हैं, अर्थात ए में था पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, तो ए डैश में इसके पूरक में पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होने वाले अवयव आ गए हैं। इसका मतलब हम यहाँ भी ये कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज, यहाँ हम कह सकते हैं कि ए का जो पूरक था वो बी के बराबर आया था, ए का पूरक बी के बराबर आ गया तो बी का पूरक ए के बराबर आ गया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड, देखिए नेक्स्ट है ए या बी। ए या बी का मतलब आप जानते हैं, ए या बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन कर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए में कौन कौन से अवयव हैं, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना मतलब 18 अवयव हैं, और पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना बी में मतलब बी में भी 18 अवयव हैं, और 18 और 18 मिलकर 36 अवयव बन गए हैं। ए और बी का यूनियन करने पर हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि एस के बराबर आ गया, प्रतिदर्श समष्टि स्वयं आ गई है। तो ए और बी का जब हम यूनियन करेंगे तो हमें प्रतिदर्श समष्टि मिल रही है। तो स्टूडेंट कुछ याद कीजिए, अगर हमें किन्हीं घटनाओं का यूनियन करने पर प्रतिदर्श समष्टि मिल जाती हैं तो वो घटनाएं ... रिक्त स्थान कहलाती हैं। तो कैसी घटनाएं कहलाती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ए या बी अर्थात ए यूनियन बी, जब इनका हम यूनियन करेंगे और इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि वो सारे अवयव, वो सभी अवयव, वो सभी एक्स जिसके लिए एक्स क्या है, एक्स जो है वो पहले पासे पर सम अंक, ए जो है ए क्या है देखिए, ए देख लीजिए, ए है पहले पासे पर सम अंक प्राप्त करना, तो मैं एक्स नाम देता हूँ इसे, और एक्स पहले पासे पर सम अंक प्राप्त करना, सम अंक आना, इसका यूनियन एक्स पहले पासे पर विषम अंक आना। इस प्रकार से हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं, विषम अंक आना।
ओके स्टूडेंट, तो पहले पासे पर सम अंक आना और यूनियन पहले पासे पर विषम अंक आना, तो वो सारे एलिमेंट यहाँ एक्स में हो जाएंगे। तो हम यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी का यूनियन करने पर हमें प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होता है। तो बार बार हमें इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एस में 36 अवयव हैं, उन्हें लिखने में काफ़ी समय वेस्ट करोगे आप। इससे बेटर है कि हम लिख दें ए यूनियन बी इज इक्वल एस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए इसका, तो इसका फोर्थ है ए और बी। ए और बी का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और ए और बी का जब आप इंटरसेक्शन देखेंगे स्टूडेंट, तो देखिएगा यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा ए में जो अवयव हैं उनमें से कोई भी अवयव बी में नहीं है, अर्थात ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। क्योंकि ए में पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त कर रहे हैं, बी में हम पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त कर रहे हैं। तो ए और बी का इंटरसेक्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा, क्योंकि ए और बी में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसको आप अगर लिखना चाहो समुच्चय निर्माण रूप में तो आप इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसमें वो सारे अवयव आ जाएंगे, वो सभी एक्स आ जाएंगे जिसके लिए एक्स क्या है, पहले पासे पर सम अंक का आना, इसका इंटरसेक्शन एक्स पहले पासे पर विषम अंक का आना, एक्स पहले पासे पर विषम अंक का आना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, तो 6 का फिफ्थ है ए किंतु सी नहीं, अर्थात ए तो है लेकिन ए में से सी को हमें हटा देना है। ए तो है लेकिन सी नहीं होगा, ए में से हमें सी को हटा देना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, ए माइनस सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए में से हम सी को हटा देते हैं। ए क्या था, देखिए ए क्या था, ए मतलब पहले पासे पर सम अंक प्राप्त करना। तो ए में ये एलिमेंट थे और सी में ये एलिमेंट थे। तो ए में जो एलिमेंट है और सी के जो एलिमेंट ए में उभयनिष्ठ हैं वो सारे हट जाएंगे। तो देखिए 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 ये तो ए में थे ही नहीं, तो हटने का सवाल नहीं उठता। 2,1, 2,2, 2,3, 2,1, 2,2, 2,3 ये तीनों अवयव यहाँ से हट जाएंगे, ए में से हम सी को हटा रहे हैं। इसके अलावा 3,1, 3,2 ये नहीं होंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे पहले पासे पर विषम अंक आ रहा है और पहले पासे पर विषम अंक वाले यहाँ पे अवयव उपलब्ध ही नहीं है। इसके बाद 3,2 नहीं होगा इसमें, 4,1, तो इसका मतलब 2,1, 2,2, 2,3 और 4,1 इनको हटा करके जो शेष बच गए वो सारे अवयव ए माइनस सी के अवयव हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ए माइनस सी इज इक्वल, ए माइनस सी में 2,1 नहीं होगा, 2,2 नहीं होगा, 2,3 नहीं होगा, 2,4 होगा। तो 2,4, 2,5, 2,6। इसके बाद 3 वाले अवयव तो इसमें होंगे नहीं क्योंकि ए में नहीं है। 4 वाले अवयव आएंगे तो 4,1 यहाँ पे नहीं होगा। इसके बाद 4,2 होगा, 4,3 होगा, 4,4 होगा, 4,5 होगा, 4,6 होगा। इसके बाद 6 वाले अवयव आएंगे तो 6,1, 6,2, मतलब बाकी अवयव ऐसे कैसे रहेंगे, 6,3, 6,4 और 6,5 और लास्ट 6,6। ओके स्टूडेंट, तो कुल मिलाकर यहाँ पर केवल ए में से हमने वो अवयव हटा दिए जो सी में थे। और सी में कौन कौन से अवयव थे, सी में वे अवयव थे 2,1, 2,2, 2,3 जो कॉमन थे यहाँ से वो हट गए और एक 4,1 हट गया, बाकी अवयव ऐसे की ऐसे हट जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट है बी या सी, अर्थात बी यूनियन सी। तो बी और सी के यूनियन में स्टूडेंट कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, तो अगर आप इसको लिखोगे बी यूनियन सी बराबर, तो यहाँ से देखिए बी में वे सभी अवयव हैं जिनमें पहले पासे पर विषम अंक प्राप्त होता है और सी में ये अवयव हैं आपके सामने जो दिख रहे हैं जिनका योग 5 से कम है। तो अगर आप इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बी बराबर एक्स सच दैट, अर्थात वे सभी एक्स जिनमें पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होती हो, यूनियन वे सभी पासे मतलब वे सभी एक्स जिनका योग जिनकी संख्याओं का योग लेस देन इक्वल 5 हो। या हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ये सारे अवयव यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे कैसे, देखिए 1,1, 1,2, 1,3 मतलब इसके सभी अवयव। उसके बाद यहाँ कौन से अवयव अतिरिक्त हैं इसके अलावा, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 ये पहले हम लिख चुके होंगे। उसके बाद 2,1
यहाँ नहीं है वो आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा, फिर 3,1 3,2 यहाँ पे एडजस्ट हैं पहले से ही, तो 4,1 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, बी और सी का यूनियन, तो बी और सी के यूनियन में अवयव आएंगे 1,1, मैं सारे वो लिख देता हूँ यहाँ पे, 1,1 के अलावा 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 और इसके बाद 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, इसके बाद 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। तो स्टूडेंट ये हमने सारे अवयव बी के उतार दिए हैं, और बी यूनियन सी का मतलब बी के सभी अवयव और सी के सभी अवयव। तो बी के सभी अवयव आ गए हैं इसमें। अब सी में देखिएगा, तो सी में कौन कौन से अवयव हैं। सी में है 1,1, तो 1,1 पहले से आ चुका है यहाँ पे, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 ये आ चुके हैं यहाँ। तो अतिरिक्त अवयव कौन से हैं। अतिरिक्त अवयव में 2,1 है, 2,2 है, 2,3 है और 4,1 है। ये अवयव यहाँ पे आ जाएंगे। तो 2,1, 2,1 के अलावा 2,2, 2,3 और 4,1 ये अतिरिक्त अवयव थे सी में जो बी के अलावा थे। तो ये बी यूनियन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो देखिए बी और सी, अर्थात बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है इस बार हमें। तो बी और सी के इंटरसेक्शन में वे अवयव जो बी में भी है और सी में भी हैं, दोनों में एक साथ हैं, वे अवयव यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए ऐसे अवयव कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, जो बी और सी दोनों में दिख रहे हैं। 1,1 दोनों में है, 1,2 दोनों में है, 1,3 है और 1,4 है। इसके बाद नेक्स्ट इसके अलावा 3,1 है, 3,2 है, बस केवल यही अवयव हैं जो कॉमन है। 4 और 2 6 अवयव हैं, 1,1 से 1,4 तक, 3,1 से 3,2 तक। तो ये अवयव यहाँ पे उभयनिष्ठ हो जाएंगे। 1,1, 1,2, 1,3 और 1,4, इसके अलावा 3,1 और 3,2, 3,1, 3,2। ओके स्टूडेंट, तो ये 4 और 2 6 अवयव हमें मिलेंगे बी इंटरसेक्शन सी में। नेक्स्ट देखिएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो देखिएगा आपने देखा था, चूँकि हमने ऊपर देखा था कि बी डैश का मतलब बी नहीं, अर्थात जो बी में अवयव नहीं है वो आ जाएंगे। तो बी डैश का मतलब था ए, बी डैश हमने निकाला था, सॉल्यूशन किया था उसका। तो जो इसका छठे का दूसरा क्वेश्चन था, तो उसका मतलब आया था ए, बी डैश बराबर ए के बराबर आया था। तो हम कहें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश में अगर हम बी डैश का मान रख दें तो ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी डैश बचेगा, और ए इंटरसेक्शन ए का मतलब ए खुद हो गया। ए का सी डैश से इंटरसेक्शन हमें याद करना है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले सी डैश कौन है। तो सी डैश का मतलब हुआ जो अवयव सी में नहीं है। यहाँ सी डैश का मतलब क्या हो गया, एस माइनस सी, अर्थात प्रतिदर्श समष्टि में से सी को हटा दीजिए। और सी में आप जानते हैं कितने अवयव थे, तो सी के जो अवयव थे ये सी के सभी अवयव प्रतिदर्श समष्टि में से हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अवयव थे। तो 36 में से 10 गए तो कुल 26 अवयव अभी शेष रहेंगे जो सी में होंगे। तो सी के अवयव हमें ए में से हटाने हैं। तो देखिएगा, तो पहले हम सी डैश ही लिख देते हैं। तो सी डैश बराबर यहाँ पे आ जाएगा सी डैश बराबर 1,1, 1,2, 1,3 ये एस में से हट चुके हैं, 1,4 हट गया है। उसके बाद 1,5 बचेगा, 1,6 बचेगा। उसके बाद 2,1 हट चुका है, 2,2, 2,3 हट जाएगा, तो फिर 2,4 आएगा, 2,5 आएगा, 2,6 आएगा। नेक्स्ट 3,1, 3,2 हट चुका है, तो 3,3 आएगा, 3,4 आएगा, 3,5 आएगा, 3,6 आएगा। उसके बाद 4,1 हट गया है, तो 4,2 आएगा, 4,3 आएगा, और इस प्रकार से चलता हुआ अब यहाँ आगे कोई नहीं हटेगा। तो लगातार 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 6 तक जाएगा, और लास्ट में 6,6 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आ जाएगा सी डैश। अब हमें ए का इंटरसेक्शन करना है सी डैश के साथ। नाउ या अब
ए इंटरसेक्शन सी डैश, अर्थात ए और सी डैश में क्या कॉमन है। तो सी डैश आपके पास लिखा हुआ है और ए देखिए ये रहा यहाँ पे। तो ए और सी डैश में जो जो अवयव उभयनिष्ठ हैं वो हम यहाँ पे उतार देंगे। देखिए क्या 2 1 इसमें आता है, तो 2 1 इसमें उभयनिष्ठ नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 2 4 से उभयनिष्ठ है, मतलब 2 4 2 5 और 2 6, तो 2 4 2 5 2 6 कॉमन है। तो यहाँ पे हम उतारेंगे 2 4 कॉमन है, 2 5 कॉमन है, 2 6 कॉमन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद सीधा 3 3, अर्थात 3 3 ही नेक्स्ट कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पे 3 3 इसमें नहीं है तो उभयनिष्ठ ये भी नहीं हो सकते। 3 4 3 5 3 6 वाले उभयनिष्ठ नहीं होंगे। फिर 4 2 देखिए, यहाँ 4 2 है, अर्थात 4 2 से लेकर के 4 6 तक यहाँ पे कॉपी कर देंगे हम। तो 4 2 कॉमन है, 4 3 4 4 4 5 और 4 6 ये यहाँ पे उभयनिष्ठ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 4 6 के बाद 6 1 से लेकर के 6 6 तक के अवयव यहाँ भी हैं और 6 1 से 6 6 तक के अवयव यहाँ भी आएंगे, तो ये कॉमन हो जाएंगे। 6 1 5 वाली सीरीज़ कॉमन नहीं होगी क्योंकि 5 वाली सीरीज़ इसमें नहीं है, ए में नहीं है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी डैश आ गया, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का मान आ गया। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 कह दें या क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिंट ठीक से नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है उपयुक्त प्रश्न 6 को देखिए और निम्नलिखित में से सत्य या असत्य बताइए। तो हमें यहाँ पे बताना है ट्रू है या फॉल्स, और अपने 6 जो क्वेश्चन हमने किया है अभी सॉल्यूशन उसी के थ्रू हमें इसको बताना है। तो देखिए इसका फर्स्ट है ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, तो हमने कॉपी कर लिया है। तो इसका फर्स्ट है ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, ए और बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, इसके लिए हमें ये देखना है कि क्या ए इंटरसेक्शन बी फाई हैं। तो चूँकि हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 में ए इंटरसेक्शन बी निकाला था, तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी हमारा फाई आया था, इसका मतलब हम कह देंगे यहाँ पे कि ये अपवर्जी है, ये कथन सत्य है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, सत्य हो जाएगा। वैसे हमें केवल सत्य असत्य ही बताना है और कारण लिख देंगे चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल फाई। नेक्स्ट देखिए, तो इसी का सेकंड है ए और बी परस्पर अपवर्जी और निश्चेष हैं। तो हमने देखा है कि अपवर्जी तो हैं क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई है। देखिए चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल फाई है एंड ए यूनियन बी, और चेक कर लीजिए क्या है, क्योंकि ये कह रहा है निश्चेष भी है, क्या ये सत्य असत्य पूछा है। तो ए यूनियन बी भी हमने निकाला हुआ है, ए यूनियन बी का मान हमारा प्रतिदर्श समष्टि का समुच्चय अर्थात एस आया था। तो ए यूनियन बी बराबर एस है, इट इम्प्लाइज यह कथन कैसा हुआ, सत्य है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड, 7th का थर्ड, क्या ए और बी डैश बराबर हैं आपस में। तो देखिए ए हमने निकाला हुआ है, ये तो ए रहा आपका ए, और बी डैश भी हमने निकाला हुआ है, ये बी डैश है, और हमने देखा था कि बी डैश और ए आपस में बराबर आया था। तो बी डैश और ए आपस में बराबर हैं, मतलब ये कथन भी कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ए और सी परस्पर अपवर्जी हैं क्या, तो हमें ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि हमने ए इंटरसेक्शन सी ऊपर नहीं निकाला है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन सी बराबर, अब चूंकि ए आपके पास है और सी भी आपके पास है, ए मतलब पहले पासे पर सम अंक का प्राप्त होना और सी मतलब पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 से छोटा होना। तो देखिए क्या ए और सी में कुछ कॉमन है क्या, अगर एक भी एलिमेंट हमें कॉमन मिल गया तो इसका मतलब ये अपवर्जी नहीं होगा। और आप आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें 3,1, चूँकि पहले पासे पर सम अंक प्राप्त है तो 2 1 2 2 2 3 और 4 1 ये कॉमन है। देखिए 2 1 2 2 2 3 और 4 1 यहाँ पे कॉमन है, और हमें तो अगर एक भी कॉमन मिल जाता तो ये अपवर्जी नहीं होते। तो हम कह देंगे ए इंटरसेक्शन सी का मान क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन सी का मान आ गया 2,1 2,2 2,3, इसके अलावा 4,1, ये उभयनिष्ठ अवयव आ गई। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल 5, तो ये कथन कैसा हो गया स्टूडेंट, ये कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या ए और बी डैश परस्पर अपवर्जी हैं, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या आएगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल, देखिए ए आपके पास है
ए आपके पास है और बी डैश आपने निकाला हुआ है कि बी डैश खुद भी ए के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए इंटरसेक्शन ए बी डैश का मतलब ए हो गया, ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा और ये आ जाएगा ए के बराबर, और ये भी फाई नहीं आया। मैंने यहाँ ए किस लिए कहाँ से लिखा है तो मैं लिख देता हूँ, चूँकि बी डैश इज इक्वल ए, तो ये भी फाई नहीं आया। इसका मतलब ये कथन भी असत्य हो गया, क्योंकि ए और बी डैश भी परस्पर अपवर्जी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तो इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, ए डैश बी डैश सी परस्पर अपवर्जी और निश्चेष घटनाएं हैं। तो ये कथन देखिए सत्य है या असत्य। तो इसके लिए चूंकि हमें अपवर्जी चेक करना है पहले, तो अपवर्जी के लिए हम तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हम देखेंगे पहले। तो ए डैश का मतलब बी और बी डैश का मतलब ए, ये हमने ऊपर देखा हुआ है कि ए डैश की वैल्यू बी के बराबर आई थी और बी डैश की वैल्यू ए के बराबर आई थी। तो बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए अर्थात ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी हमने ऊपर निकाला हुआ है, इसकी वैल्यू आई थी 5। तो इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो आ गया 5। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए डैश और बी डैश तो परस्पर अपवर्जी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चेक करते हैं बी डैश इंटरसेक्शन सी को। तो बी डैश इंटरसेक्शन सी को देखेंगे तो बी डैश का वैल्यू हमने अभी देखा ए के बराबर है, तो ए का इंटरसेक्शन हम सी के साथ निकालेंगे, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले निकाला है। देखिए ये ए का इंटरसेक्शन सी के साथ निकाला हुआ है जो 5 के बराबर नहीं था। इसका मतलब हम यहाँ से कह देंगे ए इंटरसेक्शन सी जो था वो 5 के इक्वल नहीं था। तो आगे हमें ज्ञात करने की, आगे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहीं से कह सकते हैं इट इम्प्लाइज ए डैश बी डैश सी परस्पर अपवर्जी नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं है। और चूंकि ये परस्पर अपवर्जी नहीं है तो निश्चित हमें चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमें तो इस स्टेटमेंट को बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो ये परस्पर अपवर्जी भी बोला है इसने, तो अपवर्जी नहीं है, इसका मतलब ये कथन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, ये कथन असत्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से 16.2 के सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। इससे पहले हमने प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी, कुछ वर्ड्स थे, डेफिनेशन थी, वो हमने की थी। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया हो या विविध प्रश्नावली अगर आप करना चाहो इसकी, तो वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम 16.3 के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।